नमस्कार रेल साथियों। अपन हल कर रहे थे सोलापुर डिवीजन का WLI का पेपर और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम 51 से लेकर 100 तक हल करेंगे। पहले एक बार हमको दो प्रश्न है, उन प्रश्न में अपने को करेक्शन करना है, तो पहले एक बार उनका करेक्शन कर लेते हैं। चलिए चलते हैं। तो 11 नंबर है और एक 17 नंबर है, एक बार उनमें अपन करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ जो 11 नंबर का प्रश्न है, यहाँ जो 11 नंबर का प्रश्न है उसको अपन एक बार देख लेते हैं। यहाँ है LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन परीक्षाओं में द बेस्ट अमंग द फेल्योर स्कीम लागू नहीं है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आपके जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए। राइट आंसर ए आएगा साथियों, राइट आंसर ए आएगा, लागू नहीं है, बिल्कुल सही है। एलडीसी परीक्षाओं में जो द बेस्ट अमंग द फेल्योर स्कीम है वो लागू नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए आएगा। द बेस्ट अमंग द फेलियर स्कीम इज नॉट एप्लीकेबल इन एलडीसी एग्जाम, तो राइट आंसर ट्रू, ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न अपना 17वां नंबर का है, उसको देख लेते हैं। हाँ, यहाँ क्या है साथियों, जो मेडिकल कैटेगरी B1 और B2 पूछी है, तो यहाँ होता क्या है, जो A1 और जो A2 होता है उसके लिए होता क्या है, उसके लिए 45 वर्ष तो एक बार होता है, 45 वर्ष में एक बार होता है, और 45 से लेकर के 55 तक 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है। और आपके जो 55 से 60 तक है, 55 से 60 तक है, वो पर ईयर होता है एक बार, यानी साल में एक बार होता है। ये किन के लिए लागू है, ये A1 और A2 के लिए लागू है। अब यहाँ B1 और B2 के लिए लागू है, तो B1 और B2 45 तक तो एक बार होता है और फिर 5 साल में एक बार, यानी फिर 50 पे होगा और फिर 55 पे होगा, तो इस हिसाब से आंसर इसका सी हो जाएगा, 5 साल। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, 17 में सी। अब हम हल करेंगे 51 से 100 तक। ये 2 प्रश्नों का करेक्शन करवाना था जो मैंने आपको करा दिया। इसका राइट आंसर 11 का ए और 17 का सी होगा। चलिए अब अपन 51 पे चलते हैं। इक्यावन नंबर का प्रश्न है, JCM का पूर्ण रूप क्या है। तो JCM का पूर्ण रूप है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ऑप्शन ए। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 10% कोटा किस टाइप के क्वार्टर के आवंटन के लिए लागू है, जहां क्वार्टरों की कुल संख्या 50 या अधिक है। तो वहां पे दोनों टाइप है, टाइप और फर्स्ट और सेकंड। 10% कोटा फॉर SC/ST इज एप्लीकेबल फॉर अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर वेरी टोटल नंबर्स ऑफ क्वार्टर्स आर 50 और मोर फॉर। तो ये बोथ है, राइट, टाइप फर्स्ट, टाइप 1, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, गैर सुरक्षा पदों के चयन में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अहरक अंक निर्धारित है, यानी मिनिमम qualifying marks is prescribed for SC/ST candidates in selection of non safety force, तो उसके लिए 40% है, आंसर सी आ जाएगा। प्रश्न संख्या 54 है, फॉर इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर NOC इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ मंथ्स। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा सी आएगा, 6 मंथ है। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 6 मंथ है।
6 मंथ आएगा यहाँ पे, जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ राइट है। फिर है चयन के मामले में के लिए अपेक्षित रिक्तियों को ध्यान में रखा जाता है, तो वो अगले 15 माह के लिए ध्यान में रखा जाता है, ऑप्शन डी। यहाँ जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। In case of selection, anticipated vacancy will be taken into account for the next 15 months, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ग्रुप सी प्रमोशन के लिए पैनल की करेंसी है, तो वो 2 साल है, 2 इयर्स है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 57 है, इट हैज बीन डिसाइडेड टू अपॉइंट लिएशन ऑफिसर फॉर ST/SC of the level of officer or ये above in each zonal headquarters and divisional headquarters, यानी प्रत्येक जोनल मुख्यालय और मंडल मुख्यालय में अधिकारी या उससे ऊपर के स्तर के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर जो आपके है वो जे ग्रेड के अधिकारी, जे ग्रेड के द्वारा लिया गया है, यानी कि 57 में ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रेल चिकित्सा अधिकारियों के NPA की दर क्या है? ये पहले मूल वेतन का 25% थी, अब इसको 20% कर दिया गया है, अब इसको 20% कर दिया गया है, तो आपका आंसर राइट है 20%, ऑप्शन सी, 58 में सी। इसी प्रकार से conversion of one kind of leave into another shall be considered if request is received within 30 days, 59 में बी राइट, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, ए रेलवे सर्वेंट हु रिजाइन्स और क्वाइट सर्विस शैल बी एंटाइटल्ड टू लीव एनकैशमेंट, टू लीव एनकैशमेंट परसेंटेज ऑफ लीव एट वंस क्रेडिट, यानी एक रेलवे कर्मचारी जो इस्तीफा देता है या सेवा छोड़ देता है वो अपने क्रेडिट पर छुट्टी नकदीकरण 50% छुट्टी का हकदार होगा, ऑप्शन सी, 60 में सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट है वह बेस फैक्टर क्या है? द बेस फैक्टर बाय विच 6 CPC पे हैज बीन अपग्रेड टू 7 CPC पे इज, और ये 2.7 है, ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट है, 2.7 है। वह बेस फैक्टर क्या है जिसके द्वारा 6 CPC वेतन को 7 CPC वेतन में अपग्रेड किया गया, तो ये 2.57 है, इसका सूचकांक 2.57 है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, आपका आंसर ए हो जाएगा। प्रतिवर्ष RPF अधिकारियों को दिया जाने वाला पोशाक भत्ता क्या है? यहाँ RPF अधिकारियों को पोशाक भत्ता पूछा है, पर ईयर ड्रेस अलाउंस गिवन टू RPF ऑफिसर्स इज आर, जो RPF ऑफिसर्स हैं उनको कितना है? तो उनको 20,000 रुपए है, और 20,000 रुपए में आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट चलेंगे, 95 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पेंशन भोगी की पेंशन में पेंशन जोड़ी जाती है, तो ये ऐसे जोड़ी जाती है साथियों, मैं बता दूं आपको, पेंशन एडेड टू द पेंशन ऑफ ए पेंशनर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 95 ईयर्स ऑफ एज, तो ये जोड़ी जाती है आपके, बता दूं मैं 80 से 85 के बीच जोड़ी जाती है आपकी 20%, ठीक है। फिर जोड़ी जाती है आपके 85 से 90 के बीच जोड़ी जाती है आपकी, सॉरी 80 से 85 के बीच जोड़ी जाती है आपकी 30%, 80 से 85 के बीच 30%। फिर आपकी जोड़ी जाती है 80 से 85 30, और 85 से आपके 90 जोड़ी जाती है आपके 80 से 85 20%, 80 से 85 20%, और 85 से 90 30%, और फिर 90 से यानी 90 से 95 के बीच जोड़ी जाती है आपकी 40%, और फिर ये आपके 95 से 100 के बीच जोड़ी जाती है आपके 50%, ठीक है। और फिर 100 से जो अब हो जाती है वो जोड़ी जाती है 100%,
तो यहाँ 95 पूछा है, 95 पूछा है, तो इसका मतलब 50 आ जाएगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा करेक्ट। एनपीएस कब लागू किया गया? तो साथियों यहाँ जो एनपीएस लागू किया गया था वो लागू किया था 1/1/2004, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, तो यहाँ बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। 1/1/2004 बिल्कुल आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है 65 है 65। यहाँ ज्वाइनिंग टाइम क्रेडिट एज डेज ऑफ एलएफई व्हेन एन एम्प्लॉय ट्रेवल मोर देन 2000 किलोमीटर बाय एयर। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, कंप्लीट ही बता देता हूँ। जब कोई कर्मचारी हवाई मार्ग से 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता है तो कार्यभार करने का समय एलएपी के कितने दिनों के रूप में जमा किया जाता है? मैं बता देता हूँ। यहाँ यदि आपका प्रशासनिक आधार पे, मैं यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर या म्यूचुअल ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रशासनिक आधार पे ट्रांसफर की, यानी कि प्रशासन आपका ट्रांसफर करता है। मान लीजिए रेलवे प्रशासन आपका ट्रांसफर करता है और उसकी दूरी 1000 किलोमीटर तक है, उसकी दूरी 1000 किलोमीटर तक है, तो आपको 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। 10 दिन का ज्वाइनिंग टाइम आपको मिलेगा। यदि 1000 किलोमीटर से और 2000 किलोमीटर तक की दूरी है तो आपको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और यदि दूरी 2000 किलोमीटर से अबोव है, टू अबोव है, 2000 किलोमीटर से अबोव है, 2000 किलोमीटर से अबोव है, तो आपको 15 दिन का मिलेगा, 15 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है, यदि आपकी दूरी 2000 किलोमीटर से ऊपर है और आप बाई एरोप्लेन जाते हैं तो आपको 12 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और इस प्रश्न में जो पूछा गया है यही बात पूछी है कि आप एरोप्लेन द्वारा जाते हैं तो कितने दिन का टाइम मिलेगा, तो इसमें जो आपका आंसर है 12 दिन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है एमएससीपी के लिए एपीआर की ग्रेडिंग का बेंचमार्क अब, तो इसमें आपके 64 में बी हो जाएगा। वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 23 साल की सेवा वाले सेवानिवृत्त अराजपत्रित समूह कर्मचारी को पास के कितने सेट मिलेंगे? तो 23 साल की सेवा वाले सेवानिवृत्त यानी 20 साल पे यदि वो रिटायर होता है तो उसको 1 मिलेगा, और यदि वो 20 से 25 के बीच में रिटायर होता है तो उसको 2 मिलेगा। तो यहाँ 23 साल की अवधि में है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट, बी आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है साथियों, जहां एक ही स्टेशन पर अलग अलग क्वार्टर में रहने वाले 2 रेलवे कर्मचारी शादी करते हैं तो उन्हें महीने की अवधि के भीतर 1 क्वार्टर खाली कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, 1 महीने में कर देना चाहिए। और यहाँ मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, प्रश्न आ गया है तो मैं बता ही देता हूँ आपको। यहाँ ये चीज है साथियों कि जहाँ एक ही स्टेशन पर अलग अलग क्वार्टर में रहने वाले 2 रेलवे कर्मचारी शादी करते हैं तो उन्हें 1 महीने के भीतर तो क्वार्टर खाली करना ही करना पड़ेगा। एक चीज और है, यदि वो क्वार्टर रखते हैं, दोनों मियाँ बीबी हैं और 1 क्वार्टर रखते हैं तो एचआरए दोनों का साफ होगा, यानी दोनों का एचआरए कटेगा, पति का भी कटेगा और पत्नी का भी एचआरए कटेगा, यानी कि डबल एचआरए कटेगा और क्वार्टर एक ही रहेगा, क्वार्टर एक ही रहेगा और डबल एचआरए कटेगा, क्वार्टर एक ही रहेगा और डबल एचआरए कटेगा। साथ ही मैं ये और बता दूं आपको कि जो पास मिलेंगे वो अलग अलग मिलेंगे दोनों को, वो 3-3 सेट जो पर ईयर मिलते हैं वो दोनों अलग अलग मिलेंगे। यदि अधिकारी हैं तो उनको 6 सेट पर ईयर अलग अलग मिलेंगे। पास के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, क्वार्टर के मामले में दिक्कत है। क्वार्टर दोनों को एक ही रखना पड़ेगा शादीशुदा जोड़े को,
और एचआरए पत्नी का भी कटेगा और पत्नी का भी कटेगा यदि दोनों रेलवे के कर्मचारी हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है जो ऑप्शन डी है वो राइट है, करेक्ट है, बिल्कुल एक करेक्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट है ए रेलवे सर्वेंट अंडरगोइंग ए पेनल्टी ऑफ कैन नॉट बी प्रमोटेड, यानी के शास्त्री से गुजरने वाले रेलवे कर्मचारी को पदोन्नत किया जाता है। तो वेतन वृद्धि को रोकना, के शास्त्री से गुजरने वाले रेल कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। और ये अगर मिथिलेश जी का लगाया हुआ है तो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पूछा है 1/1/2022 को, यानी जनवरी 2022 की बात कर रहा है, को महंगाई भत्ते की दर क्या थी? तो वो 34% थी। आपको बता दूं साथियों, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा जो करेक्ट है आपका। डी ऑप्शन करेक्ट है बिल्कुल, क्योंकि 34% थी तो 34% न तो ऑप्शन ए में है, न बी में है, न सी में, तो आंसर डी हो जाएगा। रेलवे रेड से उनका मुख्यालय ये आपके चेन्नई में है, 71 में डी चेन्नई में है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल चेन्नई में है, राइट आंसर है। यहाँ जो 72 प्रश्न है लेवल 6 के लिए जीपी के लिए नियुक्ति प्राधिकारी कौन है? तो यहाँ मेरे हिसाब से सीनियर डीपीओ होना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ सीनियर डीपीओ होना चाहिए। लेकिन फिर इसके लिए लेकिन जो CWM और DRM इसके लिए सक्षम होते हैं, वर्कशॉप में CWM, डिवीजन में DRM होते हैं। उस हिसाब से ये देखें तो ADRM सही है, आपका आंसर बेहतर का डी राइट आंसर। लेकिन मुझे सीनियर डीपीओ पे 42 खैर नहीं, ये नहीं हो सकता, यहाँ ADRM ही सही है, क्योंकि इसके लिए जो CWM DRM होते हैं तो यहाँ ADRM आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बेहतर पे वो आंसर होगा वो डी होगा। नेक्स्ट है RRSK का पूर्ण रूप लिखें। राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष होता है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन में बी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट है रेलवे में चिकित्सा विभाग से कौन संबंधित नहीं है? तो यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड संबंधित है, और रेलवे एम्प्लॉय लेबरलाइज हेल्थ स्कीम ये भी है, CTSE भी है, ये SRRS नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, राइट आंसर डी सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। किसी भी महिला कर्मचारी द्वारा अपनी पूरी सेवा में अधिकतम कितने दिनों की CCL का लाभ लिया जा सकता है चाइल्ड केयर वाले? तो 730 दिन है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी 730 दिन है। और ये एक साल में 3 बार ली जा सकती है, और मिनिमम कम से कम 5 डेज की ली जा सकती है, 5 डेज की मिनिमम ली जा सकती है, साल में 3 बार ली जा सकती है। तो यहाँ राइट आंसर 730 बिल्कुल करेक्ट है। यदि सुविधा पास में आश्रितों को शामिल किया जाता है तो शामिल किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। उसमें 3 तो आपके फैमिली के मेंबर और 2 आश्रित, ये आपके 5 हो जाएगा। और यदि आप एक आश्रित शामिल करते हो तो फैमिली के मेंबर 4 हो जाएंगे, तो 4 1 5 हो जाएंगे। और यदि आप आश्रित शामिल नहीं करते हो तो फिर आपके फैमिली के मेंबर कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, 5 करेक्ट आंसर है, नो डाउट। सेवारत कर्मचारी पूरी सेवा में रहते हुए अधिकतम 60 LEP का एनकेसमेंट कर सकते हैं। सर्विंग एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू एनकेस देयर LEP अप टू मैक्सिमम, तो ये 60 LEP का कर सकते हैं, लेकिन यहाँ शर्तें हैं, 60 LEP का कर सकते हैं वो पूरे साल में। शर्त यह है, पहली शर्त यह है कि एक बार में आप 10 LEP का करवा सकते हैं। तो इस हिसाब से आप 6 टुकड़ों में 10-10 LEP का कराएंगे, यानी 6 बार में कराएंगे 10-10 LEP का, तो 6 बार में कराएंगे तो आपकी 60 LEP हो जाएगी। दूसरी शर्त यहाँ यह है कि प्रत्येक 2 वर्ष का गैप होना चाहिए। कितने वर्ष का गैप होना चाहिए? 2 वर्ष का गैप होना चाहिए, 2 वर्ष का गैप होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है
कि जब आप 10 LAP का नकदीकरण करवा रहे हैं तो आप जब भी करवा सकते हैं 10 LAP का नकदीकरण करवाने के बाद कम से कम आपके खाते में 30 LAP बचनी चाहिए। तो यानी कितनी LAP हो, जब आप कम से कम नकदीकरण करवा सकते हैं यानी 40 LAP हो और 10 LAP का आप नकदी करवाना है, जब जाके 30 बचेगी। 40 में से 10 गए तो 30। यदि आपके पास 39 LAP है तो आप नकदीकरण नहीं करा सकते। यानी कम से कम आपके अकाउंट में 10 LAP का नकदीकरण कराने के बाद कम से कम 30 LAP का होना जरूरी है। तो यानी कम से कम आपका 10 LAP का नकदीकरण कब हो पाएगा, जब आपके खाते में कम से कम 40 LAP है, जब आप 10 LAP का नकदीकरण करा पाओगे, क्योंकि फिर आपके बचेगी 30। तो 30 से कम नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान में रखें। और सेवानिवृत्ति का तो आप जानते ही हैं, सेवानिवृत्ति पे तो 300 LAP का नकदीकरण होता है रिटायरमेंट पे तो। और उसमें भी 7 पे कमीशन में ये आ गया है कि मान लीजिए आपके पास 300 LAP नहीं है, आपने 150 LAP कम से कम जोड़ रखी है। कम से कम 150 LAP चाहिए साथियों, कम से कम 150 LAP जोड़ना जरूरी है आपको। यदि आप 150 LAP जोड़ लेते हैं तो 7 पे कमीशन में यह है कि बाकी की जो 150 है वो HLAP जोड़ दो, बाकी की 150 HLAP जोड़ दो और 300 छुट्टियों का नकदीकरण कर दो। ये 7 पे कमीशन में आ गया, तो इसको आप टेंशन मत लीजिएगा। यदि 300 LAP नहीं जोड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम आप 150 LAP जोड़ लीजिएगा और फिर उसमें आपका 150 LAP जोड़ 150 HLAP जोड़ के प्रशासन 300 करके आपको रिटायरमेंट पे पेमेंट नकदीकरण आपको LAP 300 LAP का नकदीकरण कर देगा। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा यदि आपसे 300 LAP नहीं जुड़ पाती है तो, लेकिन कम से कम 150 जोड़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 78 है, रेल सेवक को रक्तदान के लिए 1 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। सी ऑप्शन है इसमें करेक्ट है बिल्कुल। यदि आप रक्तदान के लिए जाते हैं शिविर में रेलवे की तरफ से तो आपको 1 दिन का आकस्मिक अवकाश, विशेष SCL विशेष आकस्मिक अवकाश, स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगा, 1 दिन का मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट है आपका ऑप्शन, यहाँ सी हो जाएगा साथियों। NPA नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है दिया जाता है, तो ये डॉक्टर्स को दिया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैट की प्रधान पीठ दिल्ली में है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। कैट के इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 नवंबर 1985 को हुई थी। कैट की स्थापना आपके 1 नवंबर 1985 की हुई थी और इसकी जो प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है। और कैट की स्थापना इसलिए की गई थी कि जो ये कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं वो फटाफट उनके मुद्दों को सुलझाना, उनके लिए कैट के कर्मचारियों के लिए कैट की व्यवस्था की गई थी। और इसकी जो फीस है वो 50 रुपए है, ध्यान में रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनते हैं। 50 रुपए का बनता है। कैट की फुल फॉर्म का भी बनता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और ये भी पूछा जाता है 1 नवंबर 1985, 1/11/1985 ये भी पूछा जाता है। और यहाँ इसने प्रधान पीठ कहाँ पूछी है, दिल्ली, तो ये भी पूछा जाता है। तो मैंने चारों 500 प्रश्न आपको कैट से संबंधित बता दिए हैं, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 81 है, हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन के अंतर्गत श्रमिकों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये 4 श्रेणियों में किया गया है। आपके इंटेंसिव है, कंटिन्यूस है, EI है और एक्सक्लूडेड है, 4 श्रेणी में है। तो बिल्कुल राइट है आपका आंसर, ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा। पितृत्व अवकाश बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर 6 महीने के भीतर प्राप्त नहीं करते हैं तो वो लैप्स हो जाता है। और जो पितृत्व अवकाश मिलता है वो शुरू के 2 जीवित बच्चों पर मिलता है, शुरू के 2 जीवित बच्चों पर मिलता है। जो 15 दिन का एक बच्चे पर मिलता है तो 2 बच्चों पे ये 30 दिन का हो जाएगा, 2 बच्चों पे ये 30 दिन का हो जाएगा। प्रति बच्चा ये है 15 दिन का हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा है, यहाँ ये पूछा है कि कितने महीने के भीतर उसको लेना जरूरी है। अगर 6 महीने के भीतर लेना जरूरी है, अगर आप 6 महीने के भीतर नहीं लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ 83 है और 83 में क्या पूछा है देख लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक पे सेलिंग लिमिट फॉर ग्रांट ऑफ NDA मिलने के लिए
मूल वेतन की उच्चतम सीमा क्या है? तो 43,600 रुपए। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 84 देख लेते हैं, 84 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के तहत वेज पीरियड महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके 84 में बी है, जो 1 महीना बिल्कुल सही है, राइट ऑप्शन ए, 1 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंडर पेमेंट ऑफ वेज एक्ट वेज पीरियड शैल बी नॉट एक्सीड, तो इसके लिए 1 महीना है, ध्यान रखिएगा साथियों, 1 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। लेवल 5 में आ गया आपका 29,200 रुपए, यानी कि लेवल 5 में आ जाता है आपका ग्रेड 1, लेवल 5 में आ जाता है इस, जिसकी बेसिक होती है, बेसिक कितनी होती है इसके लिए, लेवल 5 के लिए बेसिक होती है 29,200 रुपए, 29,200 रुपए लेवल 5 के लिए बेसिक। कार्यरत कर्मचारियों के लिए एनएचए कितने रुपए है? तो यहाँ पे जो एनएचए है वो सी बिल्कुल सही है, करेक्ट है, 477 बिल्कुल राइट है, ऑप्शन सी आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर जो 86% है, मेडिकल क्लासिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एसएम गुड्स गार्ड एंड ट्रैफिक अप्रेंटिस इज, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो बिल्कुल A2 होगा, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी। एसएम के लिए, गुड्स गार्ड के लिए, ट्रैफिक अप्रेंटिस के पद के लिए चिकित्सा का जो वर्गीकरण है वो A2 है। और इसका जो पीएमई होता है वो मैं बता देता हूँ। पीएमई जो होता है A1 और A2 के लिए जो पीएमई होता है वो मैं बता देता हूँ। 45 वर्ष की आयु तक तो होता है, 4 साल में आपके 4 साल में एक बार होता है। और फिर 45 से 55 तक होता है आपके 2 साल में एक बार होता है, 2 साल में एक बार होता है। फिर 55 से 60 के बीच 1 साल में एक बार, यानी पर ईयर होता है। वहां जो प्रश्न था 11 में वो B1 और B2 का पूछा था, इसलिए हमने आंसर चेंज किया था, इसलिए उसमें 5 किए थे। ये कंफ्यूज आपका दूर हो जाना चाहिए। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट है संशोधित प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार, संशोधित प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार एज पर रिवाइज ट्रेनिंग मॉड्यूल रिफ्रेश कोर्स एट पर्सनल ट्रेनिंग सेंटर विल बी कंडक्ट once in 3 ईयर, ऑप्शन डी 3 ईयर 4, यानी इसमें जो ऑप्शन डी आ जाएगा। कार्मिक प्रशिक्षण केंद्र में संशोधित प्रशिक्षण मॉड्यूल के अनुसार कार्यालय अधीक्षक, मुख्य कार्यालय अधीक्षक और ये कनिष्ठ आपके हो जाएगा, और ये मुख्य कार्यालय निरीक्षक, कनिष्ठ निरीक्षक और मुख्यालय कार्यालय कनिष्ठ निरीक्षक और मुख्य कनिष्ठ निरीक्षक के लिए कार्मिक प्रशिक्षण केंद्र में पुनःश्रय पाठ्यक्रम 5 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। नहीं सॉरी, 3 वर्ष में एक बार, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। चलिए 88 पे चलते हैं। 7 VCPC के अनुसार कितना कांस्टेंट उपस्थित होता है? तो वो आपके बिल्कुल 6750 रुपए है, राइट आंसर बी हो जाएगा। हाउ मच कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस एज पर 7 CPC, तो ये हो जाएगा आपके RS 6750, बिल्कुल राइट, ऑप्शन बी। एक स्थायी रेल सेवक का एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन LHP पाने का हकदार है? तो ये 20 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। LAP 30 और HLAP 20 और CL वर्कशॉप में 8 और ओपन लाइन पे 10, ये इनका विवरण है साथियों, ठीक है। अब यहाँ ज्यादा या क्या करूं, आप सभी जानते हैं LAP 15-15 दिन की मिलती है, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट होती है, और HLAP भी 10-10 मिलती है, जो 1 जनवरी और 1 जुलाई को क्रेडिट होती है, और CL साल भर की 8 मिलती है, नहीं लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक लैप्स हो जाती है,
और ये दोनों छुट्टियां HLAP LAP जोड़ने लायक है। तो ये था इनका विवरण। तो यहाँ आंसर आपका सी आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा। और 90 का प्रश्न है, जानबूझकर की गई चोट के लिए विशेष विकलांगता अवकाश को हटाकर उसे के साथ बदल दिया गया। यानी स्पेशल डिसेबिलिटी लीव फॉर इंजरी इंटेंसली inflicted, omitted and replaced with work related illness and injury leave। बिल्कुल ए आंसर सही है। काम से संबंधित बीमारी और चोट की छुट्टी, जानबूझकर की गई चोट के लिए विशेष विकलांगता अवकाश को हटाकर उसे काम से संबंधित बीमारी और चोट की छुट्टी के साथ बदल दिया गया, ऑप्शन ए। कौन सा मास्टर परिपत्र छुट्टियों के विषय से संबंधित है? तो यहाँ जो मास्टर परिपत्र जो है वो आपके छुट्टियों से संबंधित है, जो 47 है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका राइट है, ऑप्शन बी राइट है। 92 है, 92 में देख लेते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 तहत कितने कर्मचारियों पर एक प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का प्रावधान करना आवश्यक है? तो ये 150 कर्मचारी हैं, बिल्कुल राइट है। 250 पे कैंटीन है, 30 पे बाल शिशु गृह है। अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 वन फर्स्ट एड बॉक्स शैल बी प्रोवाइड फॉर एवरी वर्कर्स ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। तो ये 150 एम्प्लॉय पर है। 250 पे कैंटीन है, 30 पे बाल शिशु गृह है महिलाओं के लिए, और 500 पे आपके डिस्पेंसरी और एम्बुलेंस और वेलफेयर कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति। ये तीनों चीज आपके एम्बुलेंस, डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस, वेलफेयर की नियुक्ति, ये तीनों आपके 500 आदमियों पर है, और 1000 आदमियों पर आपके CSO की नियुक्ति है। CSO की नियुक्ति है 1000 आदमियों पर, यानी 1000 आदमियों पर CSO की नियुक्ति है, चीफ सेफ्टी ऑफिसर की 1000 पे। तो समझ में लेना चाहिए आपको, 1000 पे CSO की नियुक्ति है, 500 आदमियों पर डिस्पेंसरी, एम्बुलेंस और कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति है, 250 पे कैंटीन की व्यवस्था है, 30 पे महिलाओं के लिए बाल शिशु गृह पालनाघर की व्यवस्था है, और 150 पे फर्स्ट एड। तो यहाँ फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था 150 पे। तो यहाँ आपके ऑप्शन ए आ जाएगा। 93वां प्रश्न देखते हैं। लेवल 8 और नीचे के ट्रैक मेंटेनर को दिया जाने वाला जोखिम और कठिनाई भत्ता रुपए प्रति माह है। यानी रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस गारंटेड टू ट्रैक मेंटेनर इज RS पर। तो यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो 2700 रुपए आएगा। 93 में आएगा जो 2700 रुपए है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 2700 रुपए इसका भत्ता, जो कि 2700 रुपए है, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 93 में डी हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम किस धारा के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी? तो ये हो जाएगा आपका सेक्शन 8। अंडर विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट देयर शैल बी नो obligation to give information by सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो ये सेक्शन 8 हो जाएगा, डी आंसर राइट। रेलवे में सैलून अटेंडेंट को EI के रूप में माना गया है। EI के रूप में माना गया है। इन रेलवे सैलून अटेंडेंट आर क्लासिफाइड EI। तो EI तो यहाँ किसी भी ऑप्शन में नहीं है, एक्सक्लूडेड है, इंटेंसिव है, कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 96 है साथियों। सॉल्ट ऑफ इज द पीरियड ऑफ less than rest between two restored duties of railway servant under continuous classification। यानी निरंतर वर्गीकरण के तहत आने वाले कर्मचारियों के संबंध में निरंतर यानी कंटिन्यूस। आराम की अवधि को शॉर्ट ऑफ कहते हैं। तो लेस देन यानी 10 घंटे से कम, ऑप्शन ए राइट। यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड फुल फॉर्म पूछा है उम्मीद की, यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी कार्ड, सी ऑप्शन राइट। 98 है, किसी भी वर्ष में समाप्त होने वाले वर्ष के सुविधा पास की वैधता होती है।
तो वो होती है आपके वो होती है आपके मई होती है। तो मई में होती है, तो ये सी ऑप्शन राइट, ऑप्शन सी 31 मई तक, राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। यहाँ एक कंफ्यूजन है साथियों, कि यहाँ कंफ्यूजन ये है कि 28 2 28 फरवरी 2019 को 28 फरवरी 2019 को 28 फरवरी 2019 को 30 मई तक की वैधता है, 30 मई तक की वैधता है इसमें। अगर इस हिसाब से देखें तो अपना आंसर ये सी गलत है, क्योंकि 30 मई है, 28 फरवरी 2019 से ये 30 मई लिखा हुआ है, 30 मई तक मान्य होगा। तो यहाँ 30 मई है नहीं, और महीना तो 31 का होता है, मई ये राइट है। तो यहाँ डी बी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 30 मई माना गया, 28 फरवरी 2019 के लेटर में 30 मई लिखा हुआ है। तो यदि हम 30 मई उसको मानते हैं, तो यहाँ एक, हालांकि मई महीना 31 का होता है, तो उस हिसाब से तो ये रिजेक्ट है सी, उस हिसाब से तो फिर डी आंसर बनता है आपका। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जो 98% है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये आप लोगों पे छोड़ रहा हूं, 1% पूरे पेपर में 1% आप लोगों पे छोड़ रहा हूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना 98 में क्या होगा, क्योंकि जो 28 फरवरी 2019 से इसको 30 मई माना गया है। तो अगर उस हिसाब से हम देखते हैं, तो यहाँ तो 31 है, तो 30 मई तक ही है, तो फिर उस हिसाब से डी भी हो सकता है। तो ये आप मुझे बताना कंफर्म करके 98 में कमेंट बॉक्स में आप बताना। RESS का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, 99B, 99B बिल्कुल राइट, रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। RES की फुल फॉर्म पूछिए तो रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, राइट, ऑप्शन बी। लास्ट है साथियों, केवल एसएससी योग्यता के साथ तकनीशियन थर्ड के पद पर सीजी की नियुक्ति के लिए 36 महीने का प्रशिक्षण अनिवार्य है। बिल्कुल राइट है, ऑप्शन ए 36 महीना, ऑप्शन ए। सीजी अपॉइंटमेंट टू ए पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन थर्ड विथ ओनली एसएससी क्वालिफिकेशन शुड अंडरगो 36 मंथ ट्रेनिंग। बिल्कुल राइट, 3 साल की होती है, करेक्ट, 3 साल की होती है, करेक्ट। तो ये था साथियों आपका सोलापुर डिवीजन का, जो खत्म हो चुका है। 1% जो इसमें है 98 का, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद साथियों, आपका ये पेपर सोल्व हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अपन एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार।